हेलो बच्चों, कूलम्ब्स लॉ में अब तक हमने देखा था कि दो चार्जेस अगर आपके पास हो तो उनके बीच में जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। मैं क्विक रिकैप ले लेता हूँ इसका एक बार। अगर लेट सपोज ये चार्जेस है Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस हमको R दे रखा है, तो हमने क्या पढ़ा था अब तक कि इनके बीच में जो भी फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव जैसा भी, लेट सपोज यहाँ पर अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, तो वो जो फोर्स F होगा उसकी वैल्यू क्या होगी। F की वैल्यू होगी K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। लेकिन बच्चों आपको पता है कि फोर्स जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है मतलब मैं आपको बता चुका हूँ, इसके पास मैग्नीट्यूड तो होगा। मैग्नीट्यूड मतलब ये फोर्स कितना लग रहा है, लेट सपोज 50 माइक्रो न्यूटन का लग रहा है ना। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके साथ मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होगी। तो यहाँ पर डायरेक्शन भी होगी, लेकिन अब तक जो हमने फॉर्मूला पढ़ा इसमें डायरेक्शन की तो कोई बात नहीं की कि एक्स एक्सिस की तरफ या वाई एक्सिस की तरफ या किसी भी एक्सिस की तरफ या फिर नॉर्थ ईस्ट ऐसा कुछ तो नहीं पढ़ा। तो आज के लेक्चर में हम कूलम्ब्स लॉ को वेक्टर फॉर्म में पढ़ेंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक था जो कूलम्ब्स लॉ में पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तो इसको शुरू करते हैं। देखिए, अगेन लेट सपोज आपके पास एक चार्ज है Q1 और एक दूसरा चार्ज है Q2, है ना। इनके बीच की दूरी आपको दे रखी है R। इनके बीच की दूरी कितनी है, R है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको तो कूलम्ब्स लॉ पढ़ना है लेकिन वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म यानी कि उसकी जो डायरेक्शन भी दे। तो यहाँ पर आपको एक कोऑर्डिनेट एक्सिस इमेजिन करना होगा कि लेट सपोज यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस है। कोऑर्डिनेट एक्सिस मतलब इसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है, अभी 2D की ही बात करें तो इसलिए हम z एक्सिस नहीं बना रहे। अब क्या है, जो Q1 चार्ज है उसका पोजीशन वेक्टर क्या है। ये जो वेक्टर से रिलेटेड जितने भी टर्म्स है बच्चों, ये मैं आपको क्लास 12 जब हमने स्टार्ट की थी एक लेक्चर पहले पढ़ा दी थी कि क्लास 12 में आपका जितना भी वेक्टर का यूज होगा मैंने वो 2 लेक्चर में कंप्लीट किया था, मतलब 20-20 मिनट्स के लेक्चर थे। तो आपने अगर नहीं देखा तो फिर से देख सकते हैं उसको, है ना। वेक्टर का सारा बेसिक मैंने करा रखा है उसमें। तो Q1 का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे तो क्या आएगा, लेट सपोज ये पहले पोजीशन वेक्टर होगा क्या, ये है R1। R1 नाम दे देते हैं इसको, R1 वेक्टर, ओरिजिन को O बोल देते हैं। और साथ ही साथ Q2 की बात करते हैं तो Q2 का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ओरिजिन से Q2 की तरफ R2 बोल देते हैं इसको। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता है, बीच का जो डिस्टेंस है कितना है, ये वाला डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस है, इतना पता है आपको। अब क्या है, बच्चों यहाँ से Q1 से Q2 की तरफ ये जो चार्ज है, लेट सपोज चार्ज में इस कलर से शो करता हूँ, ये चार्ज Q1 से Q2 की तरफ आपका जो वेक्टर जा रहा होगा, यानी कि इसको दिखाता हूं मैं ऐसे। ठीक है, ये जो है Q1 से Q2 की तरफ ये ऐसे जा रहा है, मतलब ये ऐसे एक वेक्टर इधर जा रहा है। या मैं थोड़ा डॉटेड लाइन अगर इधर है, 1 सेकेंड, और ड्राइंग बनाने में थोड़ा इशू हो रहा है। ठीक है, यहाँ Q1 से Q2 की तरफ अब क्या है, हम ना बात करेंगे उस वेक्टर की जो Q1 से Q2 की तरफ जा रहा है, यानी कि यहाँ पर ये Q1 से Q2 की तरफ, और एक वेक्टर जो Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है, यानी कि ये, है ना। उसका नाम दे देते हैं क्योंकि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जो हमने यहाँ पर दो ड्रॉ किए, ये इनका भी मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है इनकी, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका भी नाम दे देते हैं। ये जो है इसको बोलते हैं आर, जो 1 से 2 में जा रहा है, 1 से 2 में। इसकी डायरेक्शन देखिएगा, मैं जूम कर देता हूँ, ये देखिए 1 ये रहा, 2 ये रहा। तो 1 से जो 2 में जा रहा है उसको हमने नाम दिया R12 वेक्टर, और जो 2 से 1 में जा रहा है, 2 से 1 में जा रहा है उसको हम नाम देते हैं R21
वेक्टर। एक बात आपको ध्यान रखना, अगर ये चीज आपको समझ नहीं आई, ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ कि आप पहले वेक्टर का बेसिक देखिए जो मैंने एक लेक्चर में करा रखा है, लेकिन इन शॉर्ट मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये जो आर डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो आर है, R12 का डिस्टेंस कितना है, आर है, R21 का भी डिस्टेंस आर है, लेकिन ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक की डायरेक्शन Q1 से Q2 की तरफ है और दूसरे की डायरेक्शन Q2 से Q1 की तरफ है। तो वेक्टोरियली तो ये अलग अलग हो गए ना। तो R12 यहाँ पर हम लिख सकते हैं, R12 इज वेक्टर या फिर पोजीशन वेक्टर फ्रॉम R12 की बात करें, यानी कि Q1 से Q2 जा रहा है, तो यहाँ लिखिए फ्रॉम Q1 टू Q2। सिमिलरली R21 क्या होगा, R21 क्या होगा, वो वेक्टर जो Q2 से Q1 की तरफ जा रहा है, इज द वेक्टर, इज द पोजीशन वेक्टर या फिर वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। ठीक है, Q2 टू Q1, तो ये चीज है। तो इनके बारे में एक चीज हम और लिख सकते हैं कि बच्चों इनकी जो मैग्नीट्यूड है, जो इनकी लंबाई है, वो तो बराबर है, और किसके इक्वल है, आर के इक्वल है, ये चीज हम जानते हैं। तो मैग्नीट्यूड किससे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर का, ये चीज भी मैंने बता रखी है। R21 के मैग्नीट्यूड की बस बात करें तो उसको ऐसे साइड में बार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। वो किसके इक्वल है, R21 के मैग्नीट्यूड के, है ना। और ये किसके इक्वल था, ये दोनों किसके इक्वल था, इस आर के इक्वल, ये जो आर है उसके इक्वल है, आर के इक्वल। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई। अब चलिए आगे चलते हैं। अब फोर्स की बात करते हैं। यहाँ पर लेट सपोज मान लेते हैं हम कि इनके ऊपर कैसा, इनके ऊपर लेट्स से रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है। Q1 और Q2 का नेचर सेम है, अगर दोनों पॉजिटिव है तो कैसा फोर्स एक्ट करेगा, रिपल्सिव फोर्स एक्ट करेगा। तो उसी को लिखते हैं यहाँ पर, अगर रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है तो पहले फोर्स को दिखा भी देते हैं कि फोर्स कैसा होगा। लेट्स सपोज फोर्स रिपल्सिव है तो ऐसे होगा ये, और कुछ ऐसे, है ना। इनकी इनका नाम भी कर देते हैं, कुछ नॉमेनक्लेचर इसको कर देते हैं इसमें। एफ जो वन पर लग रहा है, वन पर लग रहा है तो उसको बोलेंगे एफ ऑन वन, और कौन लगा रहा है, टू लगा रहा है, तो एफ ऑन वन ड्यू टू टू वेक्टर के साथ। और यहाँ पर भी ये जो फोर्स है ये किस पर लग रहा है, ये वाला एरो जो मैंने दिखाया है वो किस पर लग रहा है, वो फोर्स टू पर लग रहा है। और किसने लगाया, वन ने लगाया, वन, तो एरो, है ना। तो यहाँ पर आप लिखिए F12, F12 यानी ये वाला is the force acting on charge Q1 ऑन चार्ज, मतलब किसके ऊपर लग रहा है, Q1 के ऊपर लग रहा है। देखिए आप, जैसे कि Q1 के ऊपर लग रहा है इसलिए Q1 से दिखा मैंने, किस डायरेक्शन में लग रहा है, उधर लग रहा है ना। तो F12 इज द फोर्स एक्टिंग ऑन चार्ज Q1, किसकी वजह से लग रहा है, Q2 की वजह से, तो यहाँ लिखिएगा ड्यू टू Q2। और F21 जो है, F21 ये वाला इज द फोर्स एक्टिंग, किस पर लग रहा है, ऑन चार्ज Q2, ऑन चार्ज Q2 ड्यू टू Q1 की वजह से लग रहा है, इसलिए हमने नाम दिया उसको F21। एक चीज आप देखिए, यहाँ फोर्स अगर लिखा रहा है, आगे वाला यहाँ पर दो क्वांटिटीज लिखते हैं, 2 1 या फिर कुछ भी करके लिखना, 1 2 ऐसे लिखते हैं। तो ये पहला वाला जो यहाँ लिखते हैं ये वो लिखते हैं ऑन, ऑन मतलब किसके ऊपर, किस पर लग रहा है फोर्स। तो F के आगे जो सबसे पहली चीज अगर वन लिखा है तो इसका मतलब फोर्स जो है, ये फोर्स है वो किस पर लग रहा है, वन पर, पहले लिखते हैं ऑन, और बाद में लिखते हैं कौन लगा रहा है, ड्यू टू, मतलब ड्यू टू लिख सकते हैं आप। ये वाला है ड्यू टू, मतलब कि फोर्स ऑन वन, वन पे फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कॉज लिखते हैं उसका, ड्यू टू टू की वजह से, है ना, ये चीज है। तो ऐसे आपको करना है। चलिए, तो ये हमने लिख दिया F12। अगेन आप देख लीजिए, F12 जो है फोर्स है Q1 के ऊपर, कौन लगा रहा है, टू लगा रहा है, इसलिए आप बोला हमने टू।
और F21 जो है फोर्स है किसके ऊपर, 2 के ऊपर। कौन लगा रहा है, चार्ज 1 लगा रहा है, तो इसलिए उसको ऐसे लिखा है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं उसके वैल्यू के बारे में कि F21 या फिर F12 कुछ भी ले लीजिए आप, F12 लेते हैं, F ऑन 1 फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 वेक्टर के साथ इज इक्वल टू, इसके बारे में लिखेंगे ये जो फोर्स है किसके इक्वल होगा। एक फॉर्मूला तो हम जानते हैं F इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो वही लिखेंगे के Q1 Q2 बाय डिस्टेंस कितना लेंगे बच्चों, डिस्टेंस 1 2 वाला लिख रहे हैं ना, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 लिख रहे हैं, तो आप वो भी 1 2 वाला ही लीजिए, है ना। जैसे कि यहाँ एक्चुअली एक चीज आप ये कर सकते हैं कि Q1 से Q2 की तरफ जो जा रहा है, अभी कंफ्यूजन ना हो तो एक यहाँ पर मैं मॉडिफिकेशन करूंगा, Q1 से इसको इसके नाम रिप्लेस कर दीजिए, वैसे रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो आप फाइनल आंसर देखेंगे उसके उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर अभी आप कंफ्यूज ना हो जाए इसलिए जो 1 से 2 में जा रहा है उसको बोल दीजिए Q21, और जो 2 से 1 में जा रहा है उसको बोल दीजिए Q12। यहाँ पर भी मॉडिफाई करना होगा, R12 इज पोजिशन वेक्टर, R12 इज पोजिशन वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1, और R21 इज ए पोजिशन वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2। ये थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा इसको ताकि कंफ्यूज ना हो जाए आप, है ना, इसलिए हमने किया ये। तो F12 में हम क्या लिखेंगे, R21 वाला लिखे, जैसे कि देखिए यहाँ पर एक्चुअली हमको डायरेक्शन देखनी होती है, F12 की डायरेक्शन किधर है, इधर है, R12 की डायरेक्शन आप देखिए उधर ही है, दोनों एक तरफ है, ये वाला भी इधर ये वाला भी इधर, दोनों की डायरेक्शन एक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे R12 इसका स्क्वायर होता है, फॉर्मूला में स्क्वायर आता है तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अब एक बात मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, इधर तो हमने वेक्टर क्वांटिटी लिखी, इधर तो वेक्टर है, लेकिन यहाँ तो सारी चीजें स्केलर है ना, आप बोलेंगे ये तो वेक्टर है, लेकिन बच्चों अभी हमने इसका मैग्नीट्यूड लिया है, बस डायरेक्शन नहीं ली, तो अभी ये वाली चीज पूरी स्केलर ही है। दोनों साइड अगर अगर इधर वेक्टर है तो इधर भी तो वेक्टर कुछ होना चाहिए ना, तो यहाँ डायरेक्शन बताने के लिए हम क्या करेंगे, R12 की जो डायरेक्शन है यहाँ पर अब इंट्रोड्यूस करेंगे हम यूनिट वेक्टर को। यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगेन मैं आपको रिमाइंड करा रहा हूँ कि मैंने इसको बता रखा है अलग से लेक्चर में, कौन से वेक्टर जब मैंने पढ़ाया है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो वेक्टर जिसका काम एक ही होता है, डायरेक्शन को बताना, केवल और केवल डायरेक्शन को बताना, है ना। उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होता है। यूनिट, उसका नाम भी सजेस्ट कर रहा है यूनिट वेक्टर। जैसे मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ यहाँ पर जल्दी से, कोई वेक्टर है R, इसकी लंबाई है कुछ लेट्स सपोज 10 यूनिट, और कोई डायरेक्शन की तरफ है लेट्स से आई कैप की तरफ, आई की डायरेक्शन इधर है वो, है ना। तो यहाँ पर जो R वेक्टर है, हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं कि इसको आई के अलावा कुछ और बोल दीजिए, लेट्स सपोज ए बोल दीजिए, है ना। तो यहाँ पर आर वेक्टर, तो ये वेक्टर हो गया। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, आर की ही डायरेक्शन में एक वेक्टर जिसकी लंबाई कितनी हो, 1 के बराबर, जैसे ये तो 10 है, लेकिन ये वाला इसका काम क्या है, जो छोटा सा वेक्टर हमने बनाया है यहाँ पर, ये ये जो वेक्टर हमने बनाया है इसका काम क्या है, इसका काम केवल इतना है कि इसकी डायरेक्शन बता रहे हैं, किसकी डायरेक्शन, आर वेक्टर की डायरेक्शन। तो अभी लेट सपोज आप ए को भी रफ कर दीजिए, है ना, यहाँ पर अब हम लिख सकते हैं टुवर्ड ईस्ट बोल दीजिए, ठीक है, टुवर्ड ईस्ट। तो यहाँ पर ये वाला जो पर्पल मैंने वेक्टर बनाया नीचे, इसका काम क्या है, इसका काम है कि केवल डायरेक्शन को बताना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आर कैप एक यूनिट वेक्टर है, ये किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर अपॉन आर का मैग्नीट्यूड। तो आर वेक्टर का आप अगर लिखे तो 10 यूनिट, आर वेक्टर किसके इक्वल होगा, 10 यूनिट के इक्वल, टुवर्ड ईस्ट अपॉन इसका मैग्नीट्यूड केवल कितना हो गया, 10 यूनिट हो गया, 10 यूनिट इसका मैग्नीट्यूड हो गया। तो आप देख सकते हैं कैंसिल हो गया, केवल क्या बचा, केवल बचा डायरेक्शन, ये कैंसिल हो गया, 1 हो गया, तो 1 टुवर्ड ईस्ट, केवल ये बचा। तो ऐसे आप देख सकते हैं। तो यूनिट वेक्टर का काम केवल क्या है, केवल डायरेक्शन बताना, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेम चीज करेंगे कि
ये जो हमने ऊपर फोर्स लिखा F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाय आर स्क्वायर, आर भी हमने कौन सा वाला लिया, R12 वाला लिया। तो अब इसको करेंगे, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर लेंगे, कौन सा, R12 वाला ही, जो हमको डायरेक्शन पता है F12 की। तो R12 का यूनिट वेक्टर क्या होगा, R12 का यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होगा, फॉर्मूला होता है उसका 12 बाय उसी का मैग्नीट्यूड, है ना, R12 का मैग्नीट्यूड, जैसा कि अभी मैंने लिखवाया था। तो फिलहाल के लिए आप केवल R12 लिखिए, है ना, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। तो ये चीज है, तो इस साइड भी वेक्टर हो गया, इस साइड भी वेक्टर हो गया, हमारी इक्वेशन भी ठीक हो गई, है ना। तो यही चीज है, तो ये हमने लिखा F12। सिमिलरली हम F21 भी लिखेंगे। F21 किसके इक्वल हो जाएगा, F21 अगेन KQ1 Q2 बाय R21, R21 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, है ना। और ये क्या, कौन सा लिखेंगे, यूनिट वेक्टर R21 यूनिट वेक्टर, समझ आया। एक चीज आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, वेयर R12 एंड, या फिर अलग अलग करके लिखते हैं, R12 इज यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन, या फिर ऑफ वेक्टर R12। R12 का जो यूनिट वेक्टर है R12 कैप, इसको ना कैप पढ़ते हैं, ये जो ऊपर हमने लगा रखा है ये कैप, है ना। और सिमिलरली R21 भी क्या है, R21 इज द यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर R21 कैप, है ना, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला भी देखिए, अब जैसे हमने लिखवाया था, अभी जो हमने फॉर्मूला मैंने रेस किया था उसी को लिखेंगे यहाँ पर। तो R12 कैप किसके इक्वल होगा, R12 वेक्टर अपॉन R12 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और साथ साथ हम लिख सकते हैं R21 किसके इक्वल होगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 का मैग्नीट्यूड, है ना, ये चीज हो गई। अब एक काम करते हैं, ये वैल्यू हमको दिख रही है यहाँ पर, है ना, और यहाँ हमने उसी को लिखा, यानी कि ये वाली वैल्यू को जो इसके इक्वल है इसको पुट कर देते हैं यहाँ पर। तो इस इक्वेशन में पुट करते हैं, लेट सपोज आप लिख भी सकते हैं 1, इसको बोलिए 1, इसको इक्वेशन 1, इसको 2 बोल दीजिए, इसको थर्ड बोल दीजिए, इसको 4 बोल दीजिए, इसको 5 बोल दीजिए, इक्वेशन 5, है ना। यहाँ पर आप लिख सकते हैं पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन सेकेंड। जो इक्वेशन 4 में R12 की वैल्यू है वो हम इक्वेशन सेकंड में R12 की वैल्यू से रिप्लेस कर देंगे या पुट कर देंगे उसको। तो F12 की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, F12 विल बी इक्वल टू KQ1 Q2 बाय, या ये वाली चीज तो एज इट इज रहेगी, KQ1 Q2 बाय R12 इसका स्क्वायर था, और R12 कैप, R12 कैप, तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं, ये लिखा था ना, तो यहाँ पर ये लिख सकते हैं। तो R12 वेक्टर अपॉन इसी का मैग्नीट्यूड, R12 का मैग्नीट्यूड। ये वाली चीज और ये वाली चीज एक जैसी है, मतलब पूरी नहीं, केवल मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये और ये एक जैसा है ना। तो अब देखिए यहाँ पावर 2 है, यहाँ पावर 1 है, तो मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोनों, तो इसको हम लिख देते हैं इधर पावर 3 हो जाएगा, यानी कि, है ना, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो KQ1 Q2 बाय R12 इसका क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, पूरा वेक्टर, कौन सा, R12 वेक्टर। तो ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है। एक्चुअली ये कुछ नया नहीं है, ये बस वेक्टर का जो बेसिक नॉलेज है ना उसी के बेसिस पे ये सारी चीज हमने की है।
अगर आपको ये चीज समझ नहीं आ रही यानी कि आपको वेक्टर रिवाइज करना है, फिर ये चीज तो आसान लगने लगेगी आपको, है ना। सिमिलरली F21 के बारे में भी बोल सकते हैं हम। F21 विल बी इक्वल टू, F21 किसके इक्वल हो जाएगा, यहीं पर जो हमने लिखा है इसी को लिखेंगे, के Q1 Q2 बाय R21 का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू, इंटू क्या था, R21 कैप, R21 कैप, R21 कैप क्या था, ये था। तो यहाँ क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर अपॉन R21 मैग्नीट्यूड, ठीक है। सिमिलरली ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे के F21 के बारे में लिख रहे हैं हम, के Q1 Q2 बाय R21 इसका क्यूब, और क्या बचा, R21 वेक्टर, ये बच गया, ठीक है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फॉर्म था कूलम्स लॉ का, है ना। तो ये तो हमने देखा, ये भी इम्पोर्टेंट है वैसे बच्चों, यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये हो गया सारा कुछ। अब हम बात करते हैं आगे की। यहाँ जो, वन सेकेंड, इसको, ठीक है बच्चों, ये तो हमने देख लिया कूलम्स लॉ वेक्टर फॉर्म में। एक एक चीज और बच रही है यहाँ पर, ये जो R21 है, हमने जो फर्स्ट इक्वेशन लिखी थी R21 और R12 के बारे में, यानी कि ये, आप इसके बारे में एक चीज कह सकते हैं कि इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है ना। यहाँ पर हमने देखा भी था, इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है और डायरेक्शन लेकिन अपोजिट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R12 and R21 have equal magnitude, इक्वल टू आर, मैग्नीट्यूड उनका किसके बराबर है, आर के बराबर है, एंड बट अपोजिट डायरेक्शन। अब वेक्टर्स पढ़ाते वक्त मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, तो वो क्या होता है, वो ये होता है कि अगर कोई वेक्टर हो, लेट्स सपोज ए और बी, अगर ए वेक्टर का नेगेटिव बी वेक्टर है, यानी कि ऐसा है सिचुएशन कुछ, तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड भी सेम रहेगा, लेकिन बी की डायरेक्शन क्या होगी, ए की डायरेक्शन के जस्ट उल्टी होगी, यानी कि ए अगर उधर है तो बी इधर है ना। तो सिमिलरली ये सेम चीज हमारा यहाँ पर है R12 और R21 के बारे में, इनका मैग्नीट्यूड तो सेम है यहाँ पर, जैसा हमने यहाँ पर देखा भी कि मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है उनकी। तो यहाँ पर आप लिखिए R21 वेक्टर इज इक्वल टू, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है लेकिन डायरेक्शन R12 के उल्टी है, यानी ऐसे लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं, और आप लिख भी सकते हैं यहाँ पर कि, मतलब लिखने की जरूरत नहीं, ये हमने ऑलरेडी लिख रखा है कि इनका मैग्नीट्यूड सेम है, और आर बोल सकते हैं उसके मैग्नीट्यूड के हम। तो एक चीज करते हैं यहाँ से हम कि इसको इक्वेशन नाम दे, इक्वेशन का नाम दे देते हैं 4 5, ये 6 हो गई, ये इक्वेशन 7 हो गई। आपको इक्वेशन से घबराना नहीं है, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गई। तो अब एक काम करते हैं, R21 जो है वेक्टर जो हमने यहाँ देखा, ये वाला है, यहाँ पर इक्वेशन 8 में जो वेक्टर है R21 उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं हम इक्वेशन 7 में। तो यहाँ पुट 8 in 7, दैट्स इट, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, 8 in 7। तो क्या हो जाएगा, F21 विल बी इक्वल टू, साथ साथ हम एक काम और कर सकते हैं आपका काम आसान करने के लिए, कि R21 जो वेक्टर है उसका क्यूब है। अच्छा, R21 का मैग्नीट्यूड लिखा है, R21 का मैग्नीट्यूड लिखा है, तो इस मैग्नीट्यूड की जगह बस मैं R भी बोल दूं तो चलेगा। मतलब कि यहाँ पर जैसे कि R21 वेक्टर है, तो अगर कुछ ऐसा लिखा रहा है कि R12 वेक्टर, पहली चीज मैंने ये बता रखी है आपको, ये किसके इक्वल होगी, आर के इक्वल होगी। तो ये वाला जो वेक्टर है ये किसके इक्वल होगा, मैं बोल सकता हूँ कि ये आर के इक्वल है। तो अगर इसका कहीं स्क्वायर लिखा हो,
तो मैं क्या उसकी जगह आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अगर इसका कहीं क्यूब लिखा रहे तो क्या मैं उसकी जगह क्यूब लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो वही चीज अभी हम करने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि इन तीनों की वैल्यू सेम है, तो हम एक काम करेंगे, पुट 8 इन 7। तो पुट 8 इन 7 के साथ साथ आप लिखिए पुट 8 एंड 1 इन 7। हम साथ साथ करेंगे इसको। तो F21, अब हम इसके बारे में बात करें, F21 किसके इक्वल है, इक्वल टू के Q1 Q2, के Q1 Q2 अपॉन अपॉन यहाँ लिखिए R21 है ना, उसकी जगह हम R लिख सकते हैं, जैसा मैंने अभी बताया, R क्यूब हो जाएगा ये। और इधर क्या होगा, इधर बच्चों हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, ये वाली वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, है ना। तो यहाँ ये किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस R12 के, ये हो गया। तो इसको और ढंग से आप लिख सकते हैं, R12 इज इक्वल टू, नेगेटिव मल्टीप्लीकेशन में तो इधर ही लिख देते हैं उसको, के Q1 Q2 बाय R क्यूब इंटू R12। यहाँ पर ये वेक्टर आएगा। आपको ध्यान देना है कि वेक्टर कब लगाना है, कैप कब लगाना है। यहाँ पर वेक्टर सिंबल जो है, इसका एरो सिंबल है, वो तब हम यहाँ पर लगाएंगे, मतलब कैंसिल आउट होके उसकी डिनोमिनेटर में पावर 2 आनी चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड भी है, तो इसके पास कैंसिल करेंगे तो एज इट इज 2 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। लेकिन जब हम वेक्टर लगाएंगे यानी कि कैप लगाएंगे, तो यूनिट वेक्टर, उसका कुछ मैग्नीट्यूड नहीं है, तो वहां पर 2 ही रहना चाहिए पावर में, है ना। तो यही चीज है। तो R12 इसको लिखेंगे, तो ये इक्वेशन हो गई, इस ये हमारी फाइनल इक्वेशन है। एक इक्वेशन और आएगी और बस अपना ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, है ना। तो ये तो इक्वेशन आ गई, इसको आप इक्वेशन बोल दीजिए, इक्वेशन 9। अब क्या है, सिमिलरली पुट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 6। अभी क्या करेंगे हम वो बताते हैं। यहाँ पर R12 का वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो क्यूब है, तो इसकी जगह, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, इसकी जगह R लिख सकते हैं, तो R क्यूब हो जाएगा। ये वही चीज हम करेंगे, इक्वेशन 1 से ही हमने देखा ना, तो हम बोल रहे हैं कि इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं इक्वेशन 6 में, तो वही हम करेंगे। F12 किसके इक्वल हो जाएगा, F12 इज इक्वल टू के Q1 Q2, के Q1 Q2 अपॉन, यहाँ पर हम क्या बोल देते हैं, आर क्यूब बोल देते हैं, आर क्यूब इंटू ये वाली चीज को एज इट इज लिख देते हैं, जैसे हमने यहाँ बदला था, लेकिन यहाँ नहीं बदलना, अभी बताऊंगा मैं क्यों नहीं बदलना। तो R12 हो जाएगा। ये एक इक्वेशन हो गई हमारे पास। अ, इनको आप बॉक्सेस में नहीं भी रखेंगे तो चलेगा, क्योंकि उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं है जितना इनका है ना। तो यहाँ पर R12 के इक्वल हो गई, तो इसको आप नाम भले दे दीजिए, इक्वेशन ये हो गई 10। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे यहाँ पर, कि ये वाली जो चीज है, ये एज इट इज वो यहाँ पर लिखा है, बस नेगेटिव साइन छोड़ के, आप देख सकते हैं, बिल्कुल हूबहू सेम है ना। तो हम लिख सकते हैं कि इक्वेशन 10 की वैल्यू 9 में पुट कर देते हैं। अगर यहाँ लिखिए पुट इक्वेशन 10 इन इक्वेशन 9, इक्वेशन 10 की वैल्यू 9 में पुट कर दे, तो F21 वेक्टर विल बी इक्वल टू, माइनस का माइनस साइन तो यहीं रह जाएगा, माइनस, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाली चीज, ये वाली जो इतनी बड़ी चीज है, इसकी जगह हम केवल इतना छोटा सा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो आप लिखिए F12, ये है द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो इससे हमने कंक्लूजन निकाला यहाँ से। देखिए दो वेक्टर है, ये पहले चीज वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि ऊपर एरो लग रहा है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो वेक्टर अगर इक्वल टू के साइन के साथ लिखे रहे, जैसे मैंने अभी बताया था, लेट सपोज दो वेक्टर है ऐसे, साइन इक्वल टू है, उसके बाद नेगेटिव लिखा है, तो इससे हम क्या समझ सकते हैं कि ये दो जो वेक्टर है उनका मैग्नीट्यूड बराबर है ना, मैग्नीट्यूड लंबाई जो है वो बराबर है। लेकिन माइनस साइन लगाए तो ए की जो डायरेक्शन है, यानी कि ये जो डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन उसके अपोजिट होगी, तो यानी कि बी की डायरेक्शन इधर होगी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो सेम चीज यहाँ पर भी होगी, F21 और F12 का मैग्नीट्यूड तो बराबर है, लेकिन डायरेक्शन उल्टी होगी, है ना। तो यही चीज है कि F21
जैसे कि लेट सपोज F21 ये रहा, F21, तो F12 किधर हो जाएगा, F12 जस्ट इधर हो जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, है ना, ये वाली चीज होगी। तो ये है, इसमें आप लिखिए, यानी कि ये चीज हमने लिखी तो मैग्नीट्यूड वाइज मैग्नीट्यूड तो बराबर ही रहेगा। तो वो आप नहीं भी लिखिए, अंडरस्टूड है वो। हेंस कूलम फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू, या फिर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन, है ना। तो कूलम्स लॉ, कूलम्स फोर्स जो लग रहा है दो पॉइंट चार्जेस के बीच में, उसके बारे में हम क्या कह सकते हैं कि ये जैसा भी लग रहा है उनका मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा। ये जो म्यूचुअल फोर्स लग रहा है, कॉमन फोर्स जो है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर रहेगा और डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। यही वाली चीज हमने यहाँ से कंक्लूजन ड्रॉ किया इस चीज से, है ना। तो ये ऑल्दो थोड़ा लंबा है और आपको एक बारी में समझ नहीं आएगा, आपको इसको बार बार देखना है। और अगेन वेक्टर की आपको नॉलेज लेनी है। अगर यहाँ पर दिक्कत आए तो ज्यादा चांसेस है कि आपको वेक्टर समझ नहीं आया, है ना। तो वेक्टर के को आप फिर से पढ़िएगा। तो ये था कूलम्स फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, ये जो भी इक्वेशन है ये कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म था, ये, है ना, ये सारी चीज, ठीक है। तो वेक्टर से और गो थ्रू होते जाइए, फिर इसके बेसिस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। अभी हम वेक्टर फॉर्म में इसके न्यूमेरिकल कुछ टाइम बात करेंगे। फिलहाल एक टॉपिक हमारा और है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो यहाँ पर आप लिखिए प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन ये क्या है बच्चों। देखिए, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पहले मैं आपको समझा देता हूँ। लेट सपोज यहाँ पर कुछ चार्जेस है, ये Q1 हो गया, ये Q2 हो गया, Q2 लेट सपोज नेगेटिव है, ठीक है, ये Q3 हो गया, ये Q4 हो गया, और ये Q5 हो गया। Q5 भी लेट सपोज नेगेटिव है ना। Q2 और Q5 नेगेटिव है, बाकी ये तीनों पॉजिटिव है। अब देखो, ऐसा है बच्चों कि कोई भी चार्ज आप पिक कर लीजिए, है ना। Q1 जैसे आपने पिक किया, तो इसके ऊपर Q2 कैसे फोर्स लगा रहा होगा। Q2 ये देखिए, प्लस है, ये नेगेटिव है, प्लस ये माइनस, तो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा होगा। तो ये वाला फोर्स, इसको आप क्या नाम देंगे, फोर्स किस पर लग रहा है। अच्छा, ये जो चीज कर रहे हैं ना, आप इससे एक चीज जरूर सीखेंगे अभी, कि फोर्स का नाम कैसे देना, डायरेक्शन कैसे करना है, तो वो देखिएगा। ये वाला फोर्स जो मैंने बनाया, पहले आप देखिए, एरो इधर जाएगा या फिर इधर जाएगा। देखिए, Q2 इधर नेगेटिव है, Q1 पॉजिटिव है, तो अपोजिट चार्जेस जब हो पॉजिटिव और नेगेटिव, वो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। तो यानी कि ये इधर अट्रैक्ट होगा, Q2 भी होगा, लेकिन अभी हमारा कंसर्न Q1 है, Q1 के बारे में स्टडी करें। Q2 के ऊपर लगने वाले फोर्स नहीं दिखाएंगे हम, है ना। Q1 की ही बात करते हैं। तो Q1 पे ये जो फोर्स लगा, किस पर लगा, Q फोर्स ऑन 1 लगा, किसने लगाया, 2 ने लगाया। तो ऐसे करेंगे वेक्टर, है ना। सिमिलरली Q4 की बात करते हैं, जो Q1 पे जो फोर्स लगाएगा Q4, तो ये कैसे लगाएगा। सबसे पहले देखना है नेचर, चार्जेस का नेचर क्या है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे कि वो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। Q1 Q4 दोनों पॉजिटिव है, तो सेम सेम साइन है, सेम नेचर है, तो रिपेल करेंगे। तो यहाँ पर ये रिपेल करेगा, तो किधर करेगा, इसी की लाइन ज्वाइनिंग जो कर रही है चार्जेस को, जो लाइन ज्वाइन कर रही है उसी की डायरेक्शन में ऐसे करेगा, यानी कि ऐसे इधर। तो ये क्या है, फोर्स ऑन, किस पर फोर्स लग रहा है, 1 पर लग रहा है, Q1 पे लग रहा है, किसने लगाया, 4 ने लगाया। तो ये चीज है ना। अब इसके बारे में हमने फोर्स देख लिया, इसका देख लिया, अब Q5 की बात करते हैं। Q5 Q1 पे कैसा फोर्स लगाएगा, नेचर देखना है, रिपल्सिव होगा या अट्रैक्टिव होगा फोर्स, अपोजिट नेचर है, यानी कि अट्रैक्टिव होगा। तो ये इधर लगेगा ऐसे, है ना।
इसकी तरफ लगेगा, ऐसे शो करेंगे। इसके बारे में आप क्या बोलेंगे, इसका नाम कैसे देंगे, फोर्स ऑन, किस पर लग रहा है, 1 पर लग रहा है, किसने लगाया, 5 ने लगाया, ये है ना। सिमिलरली Q3 के बारे में भी बोलेंगे, Q3 इसके ऊपर कैसा फोर्स लगाएगा, एट्रैक्टिव या रिपल्सिव, सेम नेचर है तो रिपल्सिव लगाएगा, तो यानी कि उधर जाएगा, इसको लेट सपोज Q1 को हम इधर लिख देते हैं Q1। तो Q3 कैसा फोर्स लगाएगा इसमें, ऐसे रिपल्सिव लगाएगा जो कि इधर जा रहा है ना। एफ किस पर लगा, पर किसने लगाया, 3 ने लगाया, बस ये चीज। तो बच्चों जो अब नेट फोर्स है Q1 पे, इन सभी चार्जेस की वजह से जो नेट फोर्स लगेगा Q1 पे वो क्या होगा, उस इन सभी का वेक्टर सम होगा। वेक्टर सम आपने वो भी देखा होगा वेक्टर जब हमने पढ़ा था। तो यहाँ पर जो सम होगा आपको भी इतना ध्यान रखना है कि वो वेक्टर सम होगा, ऐसा नहीं कि हम मैग्नीट्यूड वाइज डिवाइड कर देंगे कि फोर्स ऑन वन, नेट फोर्स ऑन वन विल बी इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14 प्लस F15। यानी कि अगर लेट सपोज इसका मैग्नीट्यूड 10 था, इसका 20 न्यूटन था, न्यूटन में ही इसका लेट सपोज 15 था, इसका 25 था, तो आप ऐसे नहीं कर देंगे कि इसको एज इट इज ऐड कर देंगे 10 प्लस, मतलब मैं बता रहा हूँ कि क्या नहीं करना आपको, है ना। F13 क्या है 20, F14 क्या है 15, F15 क्या है 25, तो इन सभी को जब ऐड कर देंगे 40 70 आ जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि F1 के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 70 न्यूटन का लग रहा है, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है बच्चों। तो क्या है, हमने कहाँ गलती की, हमने यहाँ गलती की कि ये जो फोर्सेस है, फोर्स जितने भी लग रहे हैं वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो हमको बस उसका मैग्नीट्यूड नहीं जोड़ देना है, हमको उसका डायरेक्शन को ध्यान में रख के उसके मैग्नीट्यूड के साथ डील करना है। इसको मैं छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। लेट सपोज आपके पास ये सरफेस है, यहाँ पर रखिए, यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है ऐसे, है ना। अब आप यहाँ पर, आप इधर खड़े हैं और आपका एक फ्रेंड है वो इधर खड़ा है ना। अब इस पे क्या कर रखा है, इसको स्ट्रिंग से बांध रखा है ना, स्ट्रिंग से ऐसे बांध रखा, और आप दोनों ने स्ट्रिंग को पकड़ रखा है, आप स्ट्रिंग को खींच रहे हैं अपनी तरफ, स्ट्रिंग को खींच रहे हैं इधर। अब देखिए लेट सपोज आप और आपका फ्रेंड बराबर फोर्स लगाते हैं, सपोज 10 न्यूटन इधर डायरेक्शन है इधर, और इधर ये भी 10 न्यूटन लगाते हैं इधर की तरफ, है ना। तो एक बात बताइए, क्या ब्लॉक कहीं मूव करेगा, ब्लॉक करेगा, 10 इधर लग रहा है 10 इधर लग रहा है, तो बिल्कुल नहीं करेगा। ब्लॉक के ऊपर नेट फोर्स कितना है, 0 है ना, तो ब्लॉक मोशन में आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। जो अगर ये रेस्ट पड़ता तो ऐसे ही रहेगा ब्लॉक। तो वही चीज है कि 10 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, 10 न्यूटन इधर लग रहा है, तो फोर्स हम ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि नेट फोर्स इस पर लग रहा है 10 प्लस 10 इक्वल टू 20 न्यूटन। अगर फोर्स लगता तो ये मोशन में क्यों नहीं है, क्योंकि हमने बस इसका मैग्नीट्यूड जोड़ दिया, हमने डायरेक्शन को ध्यान में नहीं रखा। बल्कि ऐसा होना चाहिए कि अगर इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव मानते हैं, इस डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, तो हम इसको वेक्टर के साथ देखेंगे, साइन के साथ देखेंगे। 10 न्यूटन आपका लेफ्ट की तरफ लग रहा है, तो हम 10 के साथ में माइनस भी लगाएंगे 10, और प्लस 10, ये वाला जो 10 न्यूटन है वो आपका राइट इधर लगा रहा है वो फ्रेंड, तो इधर हम प्लस लगाएंगे, तो इनको ऐड कीजिए, -10 प्लस 10 ये कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा रिजल्ट 0 आया। 10 10 नहीं जोड़ देना, प्लस माइनस साइन भी देखना उसका, ठीक है। तो यही था बेसिक फंडा इसका। तो ऐसा ही है, तो एक काम करते हैं, इसको रफ करते हैं। तो आपको ऐसे ही लगाना है वेक्टर साइन, है ना, वेक्टर के साइन के साथ आपको करना है। तो अच्छा, आप बोलेंगे ये तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये असल में कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर आप कंपोनेंट ऑफ वेक्टर सीख गए तो, है ना, वेक्टर को रिजोल्व करना एक्सेस की तरफ, कोऑर्डिनेट एक्सेस की तरफ। तो फिलहाल वो बात की चीजें आपको बताना, मेरे को केवल इतना था कि Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स लगेगा वो ऐसा नहीं होगा कि आप सबको जोड़ दें कि 10 20 25 15 इन सभी को ऐड कर दें, 70 आ गए तो वो आंसर बता दें, ऐसा नहीं होगा। आपको वेक्टर के साथ जोड़ना होगा, ठीक है। तो यही चीज थी। अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं हम। कर रहे थे हम यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन। तो इसकी डेफिनेशन के साथ स्टार्ट करेंगे। इन अ सिस्टम ऑफ
इन ए सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, एन चार्जेस क्या है बच्चों, यहाँ तो हमने 5 चार्जेस लिए थे ना, तो वो तो एग्जांपल था। आप जनरल सेंस में लीजिए कि एन वो 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 10 20 कितना भी हो सकता है, इसलिए हम एन लिख देते हैं। जो वैल्यू हमको कंडीशन जैसी सिचुएशन हो उस हिसाब से हम एन की वैल्यू रख देंगे। तो इन अ सिस्टम ऑफ एन चार्जेस, अगर एन चार्जेस का एक सिस्टम है तो उसमें लिखिएगा द नेट इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स या कूलम्बिक फोर्स भी लिख सकते हैं आप, कूलम फोर्स, force in a system of n charges, the net coulomb force on any charge, किसी भी एक चार्ज पे अगर हमको निकालना है, on any charge, वो किसके इक्वल होगा, सम के, फोर्स के सम के। और कैसे सम के, एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है वेक्टर सम के। ऑन एनी चार्ज इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ ऑल द कूलम फोर्स, ऑल द कूलम्बिक फोर्स ड्यू टू, किसकी वजह से, जैसे लेट सपोज 1 2 3 4 5 इसके ऊपर निकालना है, तो इसके ऊपर अगर फोर्स निकालना है, ये एक सिस्टम है जहां पर 5 चार्जेस है, तो हमको वन के ऊपर, इसके ऊपर फोर्स निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर लगने वाले सभी फोर्सेस किसके वजह से, जो बचे हुए जितने भी चार्जेस हैं, ये बचे हुए कितने, पहले टोटल चार्जेस इतने थे, अभी क्या है, हमने इसके ऊपर तो हमको फोर्स ही निकालना है ना। तो इसके अलावा जो चार्जेस बचे हैं, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट ऑफ द चार्जेस। बचे हुए चार्जेस जितने भी है, इसके अलावा जितने भी चार्ज बच गए ये वाले, तो वो सभी उस पर फोर्स लगाएंगे, तो हम क्या बोलेंगे इसको, रेस्ट ऑफ द चार्जेस, मतलब बचे हुए चार्जेस, है ना। तो यहाँ पर लिखिए ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस, रेस्ट ऑफ द चार्जेस। ठीक है, यही इसकी डेफिनेशन थी, समझ आप गए। इसको बस जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। लेट सपोज Q1 ये, Q2 ये, Q3 ये, Q4 ये, है ना, Q4 कितने भी ले सकते हैं आप, लेकिन जैसे सिचुएशन रहे वैसा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, F फोर्स ऑन वन। देखिए जब हम लिखते हैं कि एक पर फोर्स लग रहा है दूसरा, जैसे कि वन पर फोर्स लगा रहे टू, वन पर फोर्स लगा रहे टू, ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू, है ना। फोर्स किस पर लगा, वन पर लगा, किसने लगाया, टू ने लगाया। लेकिन यहाँ पर अगर हम टोटल लिख रहे हैं तो बस आप F1 लिख दीजिए, तो इससे समझ आ जाए कि हम F1 पे टोटल फोर्सेस की बात कर रहे हैं। तो F1 विल बी इक्वल टू, किसके इक्वल होगा, वेक्टर सम के, F ऑन वन ड्यू टू टू प्लस फोर्स ऑन वन 3 की वजह से, प्लस फोर्स ऑन वन 4 की वजह से, प्लस फोर्स ऑन वन 5 की वजह से। ठीक है, ये सारी चीजें। तो इन सभी को जब आप खोलेंगे तो किसके इक्वल आ जाएगा, फोर्स ऑन वन, नेट फोर्स ऑन वन विल बी इक्वल टू, इसको आप लिखिए F12 किसके इक्वल हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R12, ये चीज हम देख चुके हैं, R12 का स्क्वायर, और क्या हो जाएगा, R12 कैप, प्लस सिमिलरली ऐसे ही हम लिखते रहेंगे K Q1 Q2। आप अभी इतना मतलब कि जरूरी नहीं कि इतना बड़ा लिखिए, अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। यहाँ पर कितने भी चार्जेस हो आप लिख सकते हैं, सो एंड सो जितने भी चार्जेस हो, है ना। तो के फोर्स ऑन टू ड्यू टू आर, यहाँ एक्चुअली यहाँ 3 आएगा, है ना, 3 इसका स्क्वायर इंटू R12 R13 कैप प्लस सो एंड सो। यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं, कॉमन क्या क्या आ रहा है, के कॉमन आ गया, Q1 कॉमन आ गया, बाकी की चीजें अंदर ही लिख सकते हैं। ये हम बस उसको और ज्यादा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जरूरी नहीं। आप इनफ तो ये भी है, सुपरपोजिशन समझने के लिए इनफ ये भी है। एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप मैथमेटिकल नॉलेज नॉलेज के साथ इजीली बना सकते हैं। फिजिक्स इसके पीछे का इतना ही था, आगे हम बस मैथमेटिक्स कर रहे हैं अभी। यहाँ पर Q2 बाय R12
इंटू R12 प्लस Q3/R13 इसका स्क्वायर R13 एंड सो ऑन, जितने भी चार्जेस आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक फंडा यही था। तो ये था आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अब हमारा ये कूलम फोर्स अच्छे से खत्म हो गया। न्यूमेरिकल करने हैं, और नेक्स्ट क्लास में मतलब हम न्यूमेरिकल करेंगे, लेकिन नेक्स्ट टॉपिक जो है अब हमारा वो है इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंसेप्ट हम देखेंगे अब। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। आपको वेक्टर ये जो भी है, मतलब कूलम्स लॉ अगर ये समझ नहीं आया तो इस लेक्चर को फिर से देखिएगा। और लेकिन अगेन अगर ये लेक्चर समझ नहीं आया तो ज्यादा चांसेस है कि आपको वेक्टर का नॉलेज नहीं है, तो वेक्टर का नॉलेज देखिए, वेक्टर का नॉलेज लीजिए, है ना। ठीक है, तो आज के लिए इतना करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।